नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह और इस वक्त हम हैं प्रोफेसर नवल किशोर जी के साथ, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं और आरजेडी की बात को मुखरता के साथ मीडिया चैनल्स डिबेट में खूब रखते हैं। सर, आपका प्रभा साक्षी पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार में चुनाव होने हैं, देश दुनिया की नज़रें अब बिहार पर है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार और चर्चा में है, राजनीति भी हो रही है कि इसको बिहार में बुलाने की कोशिश होगी। लेकिन सबसे पहले आरजेडी से जुड़ा सवाल हम पूछते हैं कि बिहार में इस बार आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके नेता के लिए किस तरीके की चुनौतियां हैं? देखिए, इस बार बिहार में जनता ने मन बनाया है। ये जो देख कर लगता है कि पिछले 20 साल से जो सरकार है उससे सवाल पूछने का समय है। सवाल किस बात पे पूछने का है? रोज़गार की स्थिति क्या है, निवेश की स्थिति क्या है, निजी क्षेत्र की स्थिति क्या है, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जो जुड़ा हुआ है जनता से, विकास से जुड़ा हुआ है, वो सवाल है। सवाल ये भी है कि सालों से पलायन क्यों नहीं रुक रहा है। सवाल ये भी है कि कृषि में बेहतरी क्यों नहीं हो पा रही है। सवाल ये भी है कि जो सरकार 20 साल से काम कर रही है, अब उसको कितना मौका चाहिए। तो ये वहाँ की स्थिति है। हमारे लिए चुनौती ये नहीं है कि वहाँ पे हम लोकप्रिय हैं या नहीं, या हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दे कारगर हैं कि नहीं। हमारे लिए सिर्फ चुनौती ये है कि वहाँ पे चुनाव जो हो, चुनाव के समय में जो गड़बड़ियाँ होती रही हैं, जिसकी सूचनाएं मिलती रही हैं, वो नहीं हो। बाकी हम आश्वस्त हैं कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। आपने मुद्दे तो तमाम गिना दिए कि इन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसका जवाब आपके पास क्या है? जब नीतीश जी बोलते हैं 2005 के पहले कुछ था जी, महिला लोग सड़क पर निकलता था 5 बजे के बाद, इसका जवाब, क्योंकि ये बार बार उस दौर को याद दिलाया जाता है विपक्ष की ओर से, आपके विपक्ष की ओर से, जिसमें नीतीश कुमार हैं, बीजेपी है, उसको आप लोग कैसे टैकल करेंगे? ये तो सच है कि इसका बार बार जिक्र आपके विरोधियों की ओर से होता है। देखिए, यह भी एक सोची समझी सुनियोजित तरीके से बनाई गई धारणा है, जिसको आप नैरेटिव कहते हैं। 1990 और 2005 के बीच में कई सारी जो परिवर्तन हुए, वो पूरे देश नहीं दुनिया में उसको सराहा, जिसको हम सामाजिक न्याय के नाम के जानते हैं। और उसको यहीं नहीं, जहाँ भी आप देखिएगा, कहीं भी लिखा गया इतिहास है, उसमें कहा गया कि लालू जी ने जो 2005 तक का जो शासनकाल था, उसमें एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन हुआ जिसके लिए बिहार बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। और बिहार की जो स्थिति है वो 1990 के पहले भी देखिए, अगर देखना ही है तो सिर्फ एक कालखंड को क्यों देखते हैं। 90 से लेकर 2005 तक तो कम से कम एक स्थिर सरकार रही। 1960 से लेकर 80 के बीच में कम से कम 20 मुख्यमंत्री बने, जिसमें कि 2 दिन का मुख्यमंत्री बना वहाँ पे। तो जो राजनीतिक अस्थायित्व 15 साल में दिखा, सामाजिक न्याय के आधार पे ये दिखा, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के आधार पे कोई दंगे नहीं हुए, इस तरह का कोई वहाँ पर ये नहीं हुआ। खुद मुख्यमंत्री के तौर पे लालू जी ने आगे बढ़ के उस तरह के सामाजिक सौहार्द के लिए कार्य किया। तो धर्मनिरपेक्षता पे हो, संवैधानिक मूल्यों पे हो, आप देखेंगे कि वह एक बहुत ही विकसित काल था। हाँ, जंगल राज कौन कहते हैं, या वो कौन कहते हैं कि 2005 से पहले क्या नहीं था? वो वही लोग कहते हैं, या वही सरकार कहती है, या वही वैचारिकी वाले लोग कहते हैं जिनको वो पसंद नहीं आया। पसंद क्या नहीं आया? कि जो सामाजिक गैर बराबरी थी वो दूर हुई। मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन के विषय में यह भी कहा जाता था कि सबसे पहले जो संवैधानिक तौर पे मंडल कमीशन हुआ तो उसका पुरजोर विरोध हुआ देश में। ये पहला अवसर था कि एक प्रगतिशील कदम उठाए गए, संवैधानिक कदम उठाए गए सरकार के द्वारा, तो एक समाज खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा होता है? जिसको लगता है कि ये हमारे हिस्से से काट कर दिया जाता है। तमाम तरह के मीडिया में डिबेट हुए हैं कि मेरिट के साथ समझौता हो रहा है। वो दौर था जिसमें कि लालू जी ने विधानसभा से पारित कराया कि मंडल कमीशन के आधार पे जो अवसर हैं उस पर अगर रिक्तियों पे कोई भरने में आनाकानी करेगा तो उसको कॉग्निजेंस ऑफेंस माना जाएगा। तो एक तरह से सामाजिक न्याय को स्थापित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपने सामाजिक न्याय वगैरह आपने 1990 से 2005 के दौर की बात की, लेकिन ये भी तो सही है ना कि लोग कहते हैं कि इस दौर में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो क्राइम था वो रेट बढ़ा है, कहा जाता है। इसके अलावा जो पलायन है उसको भी बढ़ गया था। इस साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि ये वो दौर था जब बिहार का जो ग्रोथ था ना वो नीचे आया था।
देखिए, ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं, इसका जवाब हम लोग सार्वजनिक पटल पे भी दे चुके हैं, सदन के अंदर भी दे चुके हैं कि जो अपराध के आंकड़े थे 2000 तक तो बिहार और झारखंड एक ही था, 2000 से 2005 तक बिहार अलग हुआ। उन सारे आंकड़ों को तुलनात्मक स्थिति पे एनसीआरबी के डेटा को कंपेयर करके हम लोग लगातार सदन के अंदर तेजस्वी जी, माननीय नेता तेजस्वी जी कहते रहे हों, और बाहर में मीडिया में भी डिबेट में आया कि जो आज के डेट में अपराध है, आप हर महीने का बुलेटिन हम लोग जारी करते हैं, कौन जिला में किस तरह का क्राइम नहीं हुआ। वो चाहे पटना में व्यापारी वर्ग हो, चाहे कहाँ पे आरा में जो दिन दहाड़े लूट हुआ ज्वेलरी शॉप से, तो ये तमाम तरह के जो अपराध हैं वो दिन दहाड़े आपको दिख रहा है वहाँ पे। प्लस भ्रष्टाचार की जब बात करेंगे उस पर भी आप आएंगे कि भ्रष्टाचार में तो अभी जो कह रहा है कि चूहा डिबेट में था बिहार की राजनीति में, चूहा शराब भी पी जाता है, चूहा पुल भी गिरा देता है, चूहा कौन सा कुकर्म नहीं करता है, पैर भी खा जाता है, आँख भी खा जाता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं पिछले 20 साल में आप जो कह रहे हैं, अगर उसको एक समय हम मान भी लें तो आप देखिएगा कि भाई 15 साल के बाद 20 साल तो दूसरे सरकार रहे जो कहने वाले, और 11 साल से केंद्र में है जिसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं। तो इतने ताकतवर सरकार रहने के बाद हमें लगता है कि 38-39 सांसद भी लोकसभा में, डबल इंजन लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा में आप हैं ही, केंद्र में हैं ही, ये तमाम के तरह के बावजूद नीति आयोग की जो रिपोर्ट है लगातार आपको फिसड्डी राज्य घोषित कर रही है। तो इसमें किसका है? क्या इसमें भी आप कारण ढूंढेंगे 2005 के पहले? तो ये तो सरासर निकम्मेपन का सबूत है कि आप पिछले 20 साल से कोई काम नहीं कर पाए। आपने अगर रिक्तियों के आधार पे 10 लाख नौकरी रोक के नहीं रखी होती तो 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो 17 महीने की सरकार रहे, जिसमें तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में रहे, तो कैसे वो जो नौकरी मिले? तो इसका मतलब तो है ना कि आपने 17 साल में वो नौकरियाँ रोक कर रखी थी। 28 जनवरी 2024 नीतीश जी आपसे अलग होते हैं, एनडीए में जाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसके बाद आप लोग की ओर से एक कैंपेन चलाया जाता है 17 साल बनाम 17 महीने। अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर्स आते हैं, तेजस्वी यादव का एक कादम का फ़ोटो दिखता है, उसमें क्या क्या उन्होंने किया। लेकिन मुख्यमंत्री जी जो थे, अभी भी हैं, और आप जेडीयू के साथ थे। जेडीयू कहती है कि ये तो मुख्यमंत्री जी का जो 7 निश्चय कार्यक्रम था उसका हिस्सा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्रेडिट लेने के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव ये सब चीज़ें कर रहे हैं, सारा कुछ नीतीश कुमार ने किया है। नहीं, देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी कह सकता है। उन्होंने पटना के दीवारों पे पोस्टर भी लगवाया। भाई जिस मुख्यमंत्री को, जिस दल को सरकार में रहते 17 साल हुए, उसको पोस्टर लगवाना पड़ता है। आप बिहार के आम आवाम से पूछिए, युवाओं से पूछिए, उनके मुख पे, जबान पे नाम किसका है तो तेजस्वी का है। क्यों? क्योंकि 17 साल में आपको मौका मिला, उसमें तो आपने नहीं दिया। ये नौकरियां तो 2022 में सृजित नहीं हुए ना, ये नौकरियां तो पहले से रिक्त थीं। आपने क्यों नहीं भरा उसको? आप 7 निश्चय की बात करें, पार्ट 1, पार्ट 2 सारा पार्ट कर दिए, लेकिन नौकरी नहीं दे पाया। आपके यहाँ आईटी पॉलिसी नहीं थी। एक निवेश आप पिछले 20 साल में जो 3 कारखाने हैं बिहार में, एक मढ़ौरा में है, एक परसा में है और एक मधेपुरा में है, वो रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने दिया था। उसके अलावा कोई भी कारखाना नया खुला हो, उद्योग लगा हो। ये जो प्रधानमंत्री बार बार बिहार जाकर, मोतिहारी में जाकर कहते हैं कि अगली बार आएंगे तो यहीं के चीनी मिल से बने हुए चीनी का चाय, मढ़ौरा में भी कहा, हाँ, मढ़ौरा में भी कहा था उन्होंने। छपरा का आप देख लीजिए, जो वहाँ पे ड्राइविंग स्कूल खुले थे, नितिन गडकरी खुद गए थे, वो, हाँ, खैरा में, वो आज तक नहीं चला। तो ये जो परफॉर्मेंस है, जो काम आप कहते हैं वो करते नहीं हैं, तो ये गलती किसकी है? जब तेजस्वी जी आए विदिन 1 वीक, हमें लगता है कि 9 अगस्त को या 8 अगस्त को नीतीश जी खुद चलकर आए महागठबंधन में, एनडीए को छोड़कर, कहते हुए कि भाई छोटे दल को ये ख़त्म करने वाले हैं, इनके साथ हम नहीं रह सकते हैं। 8 के बाद 7 दिन 15 अगस्त को गांधी मैदान से अनाउंस करवाए वही मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री कहाँ से नौकरी दोगे? सार्वजनिक पटल पे है ये कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के लोग कह रहे थे कि ये जो पहली हस्ताक्षर से 10 लाख नौकरी की बात कर रहा है, क्या वो अपने बाप के घर से नौकरी देगा? ये कहने वाले लोग 17 साल शासन में रहे, लेकिन 17 महीना जो सरकार में रहा, तो ये तो पूरा देश कहेगा ना, कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा कि जो 17 महीने में कार्य हुए वो वही हुए जो कहा वो किया।
तेजस्वी जी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे, तो कोशिश किया उन्होंने कि सारी नौकरियां दी जा सकती थी। 5 साल से कम समय में दिया जा सकता था। 17 महीने में जब 5 लाख नौकरी दिया गया, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया गया, जो जिनको कहते थे कि नियोजित शिक्षक का दर्जा नहीं मिल पाएगा, उन 4 लाख शिक्षकों को दिया गया। तो काम करने वाले भूमिका में तेजस्वी जी को बिहार के लोगों ने देखा है। और चाहे आप पूरा पटना में पोस्टर क्यों न छपवा दें कि जदयू, बीजेपी, नीतीश कुमार, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। नौकरी का मतलब, अवसर का मतलब, विकास का मतलब तेजस्वी जी आज लोगों के मन में बन चुके हैं। और ये उनका 17 महीना का कार्यकाल एक सैंपल था। अच्छा, एक चीज़ और है सर, क्योंकि A to Z की पार्टी अब कही जा रही है आपकी ओर से, माई बाप की पार्टी कही जा रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो समीकरण आप लोग की ओर से बनाने की कोशिश होती है उसमें MOI फिर से आ ही जाता है सर। ठीक है, अपना वोट बैंक जो है उसको तो कोई बना ही रखेगा, बाकी लोगों को जोड़ना एक तरीके से आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट भी किया, कुशवाहा वोट को अपनी ओर साधने की कोशिश की। बिहार में ना सिर्फ RJD की मैं बात कर रहा हूँ, JDU की भी बात कर रहा हूँ, BJP की अब इसमें शामिल हो गई है। सभी दल जाति के इर्द गिर्द ही राजनीति क्यों करते हैं? अब देखिए, बिहार चुनाव है, उससे पहले केंद्र सरकार जो लगातार ये कहा जाता था कि नहीं जातीय जनगणना मुश्किल है, वो जातीय जनगणना करा देती है। लोकसभा चुनाव से पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर दिया जाता है। मैं एक युवा होने के नाते ये समझ रहा हूँ कि बिहार की राजनीति लगातार जाति के इर्द गिर्द ही क्यों घूमती है, और कोई दल सामने आके ये नहीं कहता है कि नहीं हम विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम महंगाई के मुद्दे पर जा रहे हैं, हम रोजगार के मुद्दे पर जा रहे हैं। सब जातीय समीकरण को साधते हुए ही बाकी मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन जाति प्रमुख बन जाता है। देखिए, बिहार ही नहीं पूरे देश में, और जहाँ तक हिंदू समाज में जाति की बात होती है वो एक सच है, और इसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है कि हिंदू समाज का जो पहचान है, बाबा साहब अंबेडकर ने भी संविधान लागू करते समय यह बोला था कि जो धर्म जातियों में बटी हुई है, धर्म में एक है लेकिन जातियों में अनेक है, ये समाज का स्वरूप है। और उससे भी बहुत दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस बात से है? जातिगत गैर बराबरी से है। तो जो हम लोग जाति की बात करते हैं वो जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की बात करते हैं, और यही कारण है कि हम जानना चाहते हैं कि जो OBC बहुसंख्यक जातियाँ हैं, जिसमें लगभग 3000 जातियाँ हैं, उनकी संख्या कितनी है, और वो संख्या क्यों जानना चाहते हैं? ये कई स्तर से, जिसको बीजेपी कहती है कि हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया और वहीं तक उनकी भूमिका ख़त्म हो जाती है, उसका रिपोर्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। मंडल कमीशन, जो कि माना जाता है कि सबसे वैज्ञानिक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि जब अगर जातीय जनगणना होती तो हम रिपोर्ट और अच्छे तरीके से दे पाते कि किस तरह से इसका विकास हो सकता है। और जब आप किसी को कुछ दे रहे हैं एक सकारात्मक कदम के रूप में, जिसको आरक्षण के नाम से भी जानते हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस आधार पे दे रहे हैं। तो ये जो जनगणना होगी वो आधार होगा, और ये आधार पहले भी रहा है। SC ST का काउंटिंग पहले भी होता था, रिलीजियस काउंटिंग होता है, विमेन का काउंटिंग होता है, केवल OBC का काउंटिंग नहीं होता है, जिसको कि भाजपा लगातार पिछले 10 साल से रोक रही थी। आज जब सिंदूर ऑपरेशन की भूमिका बन रही थी, जब यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी घटना हुई, लोग उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ में क्या उनकी रणनीति है, उस पर कोई बात आएगा तो वो जातीय जनगणना कराने का कैबिनेट फैसला सार्वजनिक करते हैं। तो ये यहाँ दिखता है कि जो आपकी राजनीति है, क्योंकि उस समय क्या आया, खबर क्या आया कि धर्म पूछ के माने जा रहे हैं, तो जाति उसमें आता है। फिर दूसरे दिन ही नैरेटिव बदल जाता है कि नहीं जातीय जनगणना हम करा रहे हैं। तो जातीय जनगणना तो बहुत पहले होनी चाहिए थी, और ये पहली बार कैबिनेट फैसला नहीं लिया है। कैबिनेट का फैसला पहली बार 1996 में आया था, जब लालू जी जनता दल के अध्यक्ष थे और देवगौड़ा की सरकार थी। उसको रोका किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। 2001 के सेंसस में जो होना था, उस समय लाल कृष्ण आडवाणी होम मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बोला कि नहीं हो सकता है, तो रोका तो उन्होंने ही था। 10 साल के बाद, क्योंकि जब जनगणना होगी तभी इसकी बात की जा सकती है। उस समय सारे दल एक साथ आए। भाजपा के भी गोपीनाथ मुंडे ने सदन के अंदर ने बोला था कि अगर जातीय जनगणना 2011 में नहीं हुई तो OBC को अगले 10 साल तक अन्याय बर्दाश्त करना पड़ा।
तो वहाँ से फिर चेंज कर जाते हैं कि नहीं करा सकते हैं। 2018 में, 2020 में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि नहीं हो सकता है। आप लगातार कहते रहे। जब बिहार सरकार ने तेजस्वी जी के साथ जब महागठबंधन की सरकार बनी और जब हम केंद्र सरकार के पास गए, केंद्र सरकार ने मना किया, तो जातीय सर्वे कराए हम। जनगणना तो करा नहीं सकते हैं, राज्य के अधिकार में नहीं आता है। तो जब हमने वो कराया तो मध्य प्रदेश के एक सभा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि नीतीश कुमार की सरकार महागठबंधन के साथ ने महापाप किया है जातीय गणना कराकर। हमारे लिए तो जाति नाम का कोई चीज़ नहीं है। हमारे जाति कौन है? किसान है। जाति कौन है? युवा है। जाति कौन है? महिला है। जाति कौन है? मजदूर है। एक तरफ आप वो बात कहते हैं, दूसरी तरफ क्या हो गया कि आप 4 साल के बाद आप कहते हैं कि जातीय जनगणना हो सकती है। लेकिन आपने जो सर जातीय जनगणना कराई, उसी पे आपके सहयोगी सवाल खड़े करते हैं, राहुल गांधी सवाल उठाते हैं। नहीं, देखिए वो सवाल मैंने बोलने का आशय ये था कि जो जातीय सर्वे हुआ है वो जातीय सर्वे से बेहतर है जातीय जनगणना। वो तेलंगाना हाँ, वो कह रहे थे। वो ये नहीं कहे कि ये फर्जी है। फर्जी तो कोई साबित ही नहीं कर पाया। फर्जी तो भाजपा वाले लोग कह ही रहे थे उस समय। वो कोर्ट में भी जाकर कहे, रोकने का तमाम प्रयास किए। ये अलग बात था कि सर्वसम्मति में वो साथ थे, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि 50 से 75% हुआ तभी विरोध नहीं किया। लेकिन उसका सच क्या है कि 75% तभी हो सकता है जब उसको 9वीं अनुसूची में डालेंगे। वो तो आप डाल सकते थे, अभी भी डाल सकते हैं। आपको अगर सचमुच लगता है कि सामाजिक गैर बराबरी दूर होनी चाहिए तो आपको उसको 9वीं अनुसूची में डाल के और 75% जो हिस्सेदारी है EWS के साथ, तो उसको तय करना चाहिए। और ये देखिए पूरे अवसर में अभी तो निजी क्षेत्र बाकी है, न्यायपालिका बाकी है, व्यापार बाकी है, कहीं पर रिजर्वेशन नहीं है। सिर्फ 2% अवसर है इस देश में। उसमें अगर कोई देने के लिए तैयार नहीं है, सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, तो समावेशी विकास की बात क्या कर सकते हैं? विकास का मतलब क्या होता है? सिर्फ आर्थिक विकास थोड़ी हो सकता है। समाज का मतलब सामाजिक विकास हो सकता है, आर्थिक विकास हो सकता है, सांस्कृतिक विकास होता है। ये तमाम तरह के जो सवाल हैं वो उनका इलाज जातीय जनगणना में छिपी हुई है, इसलिए वो आवश्यक था। MY पर भी सवाल था मेरा। देखिए MY किसने कहा, कब कहा, इसका कोई आधार नहीं है। बहरहाल अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो MY के हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं, तो ये आप समर्थक का संरचना देख रहे हैं। अगर आप हमारे नेता को देखें 1990 के दशक में, आप कैबिनेट के सदस्यों की नाम पढ़ लीजिए। जो UPA 1 में थे, रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे सबसे मजबूत नेता थे, आज तक हैं। उन्होंने जो काम किया ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में, मनरेगा मैन के रूप में जो जाने गए, जो किताब लिखे गए मनमोहन सिंह पे, उसमें एक चैप्टर है, तो वो तो हमारे ही दल से हैं। वो क्या MY से आते हैं? सर आप पे तो आरोप लगा ना कि उनको आप लोगों ने आखिरी समय में। वो भी झूठ था। आपने देखा है कि उनके बेटा को किस तरह से लोग इधर उधर इनको लेकर कोशिश की। नहीं, देखिए अब फिर आप जितने भी सवाल पूछेंगे, चाहे अपराध से हो चाहे करप्शन पे हो, सिर्फ एक दल तक क्यों सीमित है? आप अनंत सिंह का नाम क्यों नहीं लेते हैं? ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम क्यों नहीं लेते हैं? सूरज भान का नाम क्यों नहीं लेते? कई लोग हैं जो कि उस तरह के। मेरा कहना है कि जो अपराध के लिए कानून बने हैं उस कानून में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और उन लोगों ने कानून का पालन किया। ऐसा तो है नहीं। जो जिसमें आरोपी है उस आरोप का, जैसे जो लोग जुड़े हुए हैं बाकी दल से, उन लोगों के साथ जो स्थिति बनी हुई है वही इनके साथ भी थी। कोई स्पेशल तो ट्रीटमेंट आपने दिया नहीं। सरकार आपकी थी, लगातार सरकार आपकी थी। आपने सारे वैसे एलिमेंट को अपने दल में रखा, उनको विख्यात कहते रहे। जो हमारे दल के साथ रहे उनको कुख्यात कहते रहे। ये आपका आचरण है, ये भारतीय जनता पार्टी का आचरण है। या जो लोग उस विचार के हैं, सामाजिक न्याय विरोधी लोग हैं, वो इस बात की कहते हैं जैसे ही इस दल को छोड़ेंगे उनके दल में चलेंगे। अनंत सिंह इधर आएंगे तो आप देखिए कि नैरेटिव क्या चलता है, और जदयू में चले जाएंगे तो नैरेटिव क्या चलता है। यही सच है। इसलिए सच ये है राष्ट्रीय जनता दल का कि लगातार सामाजिक न्याय के साथ खड़ी है। और तेजस्वी यादव ने कहा भी कि जो आप आरोप लगाते हैं वो आरोप लगाते रहे, लेकिन हम सामाजिक न्याय से आगे बढ़ के आर्थिक न्याय की बात करते हैं। और आर्थिक न्याय में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय में जो जातीय जनगणना है वो एक बहुत बड़ा कदम है, इसलिए हम उसके पक्ष में। चलिए, अब आपने पिछली बातें बहुत हुई, अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सवाल ये है कि चुनाव है, तेजस्वी यादव जी इससे पहले महंगाई, दवाई, रोज़गार, पढ़ाई, इन सब चीज़ों को मुद्दा बनाकर वो चुनाव लड़े थे 2020 में। सफलता मिली लेकिन उस तरीके से नहीं मिल पाई कि सरकार बना सके। इस बार तेजस्वी यादव जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं मुफ्त बिजली,
गैस सिलेंडर, महिलाओं को 2,500 रुपये कहाँ से देंगे? बिहार जैसे राज्य में ये पैसे कहाँ से आएंगे? कोई तो प्लान होगा सर। देखिए, सवाल बहुत अच्छे हैं आपके और सवाल पूछे जाने चाहिए। हम लोग इसका मतलब बहुत अभिनंदन करते हैं कि मीडिया के लोग सवाल पूछें, लेकिन सवाल उस समय नहीं पूछा जाता है कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष की बात की गई थी। किसी ने नहीं पूछा कि 2 करोड़ नौकरी आप कहाँ से लाएंगे, 15 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे, कभी नहीं पूछा गया। आय दुगनी हुई किसानों की, कभी किसी ने नहीं पूछा। हमसे उस समय पूछा गया जब हमने कहा कि 10 लाख नौकरी हम पहले हस्ताक्षर से देंगे, तभी पूछा गया, तभी ये सारे सवाल थे। तब भाजपा और जदयू के लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हमने उसका जवाब दिया। जो काम करने की अगर इच्छा आपकी मजबूत है तो उसके रास्ते हैं। इसी देश का हिस्सा है बिहार, और बिहार सबसे मजबूत, राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत चेतना वाला राज्य है, जिसको कोई नहीं हरा सकता है। आप इमरजेंसी का दौर याद करेंगे, जिसको कोई नहीं हरा सकता है, बिहार के युवा ने उस समय लालू यादव की भाषा बोल सकते हैं, बिहार उड़ती चिड़िया को हरदी लगाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बिहार का एक एक व्यक्ति जो है वो राजनीतिक रूप से सजग है, और इसलिए कहाँ से आएगा ये सवाल पूछना जायज़ नहीं है। क्यों नहीं जायज़ है? क्योंकि हमारे पास सारे साधन हैं। हम चाहें तो अपने, जैसे नीतीश कुमार ने कई बार जनता दल के लोगों ने विशेष राज्य की दर्जा मांग किया, वो विशेष पैकेज पे खुश हो गए। हम तो कहते हैं विशेष राज्य का दर्जा भी लेंगे और पैकेज भी लेंगे। ये हम भीख नहीं, अधिकार मांगते हैं। जब आपने इस राज्य का बंटवारा किया 2000 में, तो जो सब राज्यों को मिलना चाहिए हमें मिलना चाहिए। हमें आपने जनसंख्या ज़्यादा दिया, पॉपुलेशन ज़्यादा मिला और संसाधन कम मिले, उसका भरपाई कौन करेगा? भारत सरकार ही करेगा। ये तो फेडरल स्ट्रक्चर का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, फेडरल स्ट्रक्चर को बने रहने का। तो ये तो हमारे, वो नीतीश जी क्यों नहीं मांगते हैं, बीच बीच में क्यों वो कह के और फिर पीछे हट जाते हैं? तो ये तो उनको जवाब देना चाहिए। हम तो, हमारे पास संसाधन भी होंगे। उसके बाद बिहार का कृषि में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आप मिथिला में जाइए, एक अलग तरह का कृषि का ताकत है। आप मगध में जाइए, अलग है। भोजपुर में जाइए, अलग है। राइस बॉल भी वहीं पे है, मखाना भी वहीं पे है, चीनी भी वहीं पे है, मक्का भी है, हाजीपुर का केला भी है। तमाम तरह के वो चीज़ें हैं, संसाधन है, आप उसको विकसित कर सकते हैं। निष्ठा नहीं है। अभी अमित शाह जी अभी बोल रहे हैं कि इस बार शासन में आएंगे तो बाढ़ का उपाय करेंगे। पिछले 20 साल से क्या कर रहे थे? बाढ़ का उपाय तो पिछले 20, हाँ, तो आपको 20 साल में करना चाहिए था। आप कह रहे हैं कि अब हमको मौका दे, तो 20 साल में ना नौकरी दिया आपने, पलायन सबसे ज़्यादा किया, बेरोजगारी सबसे किया, कोई उद्योग नहीं लगाया, बंद चीनी मिल को नहीं खुला। अब आप कहते हैं कि हम बाढ़, तो कौन विश्वास करेगा? वो तो बोलते हैं कि चीनी मिल बंद किसने किया, मरौरा का ही देख लीजिए। मैं कहता हूं कि बंद किसी ने भी किया होगा। बंद तो 1990 का जो भी विश्व के राजनीति को समझता है, आर्थिक राजनीति को, नई आर्थिक नीति के दौर को समझता है, जिस समय भाजपा स्वदेशी जागरण मंच चला रही थी, और जब आई तो पूरा विदेशी मंच उन्होंने बना दिया। ये तो उनको मालूम है कि वो कब क्या कहना है, और उल्टा कहना और सीधा कहना है, या सीधा करना है उल्टा कहना है। ये तो उनकी अपनी राजनीति है। सही बात ये है कि बंद किसने किया, वो सवाल तो ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछले 20 साल में जो आपने काम किया उसमें तो ये दिखा नहीं कि आपने एक चीनी मिल जो खुला वो भी 17 महीने में ही खुले। रीगा वाला जो चीनी मिल खुला वो भी 17 महीने में ही खुले। वो 17 साल में क्यों नहीं खुले? तो संभावनाएं तो है ना, खुल तो सकती हैं, आपने नहीं खोला। जो जिसको आप कहते हैं कि उस समय अपराध का काल था, या उस समय विकास नहीं हुआ, 6 यूनिवर्सिटी खुले। आप बताइए कि 2005 के बाद कितनी यूनिवर्सिटी बिहार में खुले? बिहार का तो सत्र तो सीधा हो नहीं सकता है, ठीक हो नहीं सकता है। पिछले 20 साल में आपने कई यूनिवर्सिटी में आज भी 5 साल में डिग्री मिलती है, तो फिर आप किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं? 5 साल कम बोला हम मिनिमम। तो जब आप वो ठीक नहीं कर सकते हैं, जो कि राज्यपाल भाजपा का है, डायरेक्ट भाजपा का है, उसमें जदयू के लोग कहते हैं कि हमारा देश में कुछ चलती ही नहीं है। तो जब शिक्षा को आपने बर्बाद कर दिया पिछले 15 साल 20 साल में, तो फिर आपसे क्या उम्मीद करे जनता? तो जनता तो देखेगी ना कि क्षमता किस में है, जो कि 17 महीना में दिखा है, 17 साल में नहीं दिखा है। चाहे कितना विकास पुरुष कहें नीतीश कुमार को, ये बात तो सच है ना कि नीतीश कुमार 2005 के बाद कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। विधान परिषद में, और सुशील मोदी, वो और सुशील मोदी, और दोनों चेहरे हैं, भाजपा और जदयू के दोनों चेहरे थे। तो उनको जनता से तो सरोकार ही नहीं है। जनता से सरोकार रहे, सवाल रहे, और सवाल उनको लेंगे तभी हो सकता है जब जनता के बीच में रहेंगे। उनको चलाने वाले कौन हैं? या तो अधिकारी हैं, नहीं तो व्यापारी हैं। क्या हाईजैक कर लिया गया है? क्या तेजस्वी यादव जो बोलते हैं कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, बिहार को अधिकारी चला रहे हैं, रिटायर्ड अधिकारी चला रहे हैं? नहीं, ये तो 17 महीना की सरकार में भाजपा वाले लोग भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार रद्दी माल हैं, इनसे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये तो समय की बात है। सही बात यह है कि जो अधिकारी हैं नीतीश कुमार को आज से ही नहीं, बहुत सालों से उनको चला रहे हैं, और यही कारण है कि जन सरोकार के मुद्दे, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए,
बिना किसी भ्रष्टाचार के अगर कोई एक पेपर साइन करा सकते हैं तो बताइए आप मीडिया के लोग आप जाइए और देखिए हर ऑफिस में जो रेट है, हर पेपर का रेट बंधा हुआ है। कभी आरसीपी टैक्स था, अब डीके टैक्स चल रहा है। अच्छा, एक और सवाल है सर, चूँकि आपने नीतीश कुमार की बात की है, एक और सवाल है कि नीतीश कुमार की जो लैंग्वेज है हाल के दिनों में, बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हैं, वैसे लैंग्वेज भी कह सकते हैं, 17 महीने आप लोग के साथ भी थे, क्या वाकई में उनको स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है? ऐसी जानकारी आपके लिए? नहीं, देखिए, इस तरह की जानकारी तब करते ना जब कुछ नहीं दिखता। जब सदन से लेकर पटल तक, आपने अभी भी देखा होगा भागलपुर के सभा मंच पे जनगणमन के दौरान क्या किया उन्होंने, महिलाओं के साथ किस तरह से हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो ये सब कुछ दिख रहा है। स्थिति तो दयनीय लग रही है, लेकिन इस पर साफ साफ बात तो सरकार को करना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसको वो छुपाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के पास कोई ऐसी बात ही नहीं है, नई बात जो कह सकें। वो सीधा उनका फ्रेम चला था 2005 के पहले, जबकि वो हाँ, जो खुशहाल जी 2005 के पहले महिलाएं कपड़ा पहनती थी, तो आपको पूछना चाहिए अपने घर वालों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से कि कपड़ा आपको कब मिला और कैसे मिला। ये सब जो सवाल है ना, वो उस व्यक्ति से के मुख से शोभा नहीं देता है जो 20 साल तक कहीं ना कहीं अलट पलट के मुख्यमंत्री बनते रहा। उसको दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा पाए, फेल कर दिए। बिहार के इतिहास में ये 20 साल जो है बर्बाद साल के नाम से जाना जाएगा, जिसको विकास पुरुष के नाम से भाजपा कहते कहते थक गई, लेकिन विकास उनसे नहीं करवा पाई। आप कहीं भी देख लीजिए, पुल की स्थिति देख लीजिए, उद्घाटन के दिन, उद्घाटन के पहले, उद्घाटन के बाद, तीनों उदाहरण मिल जाएंगे और कहते हैं कि ये कौन गिराता है, तो चूहा गिराता है। कोई एक बड़ा अधिकारी पे अगर कार्रवाई हुआ हो तो बताइए, कोई मंत्री रिजाइन किया हो तो बताइए। तो ये तमाम तरह के सवाल तो है, विभाग बदल दिया जाता है। तो ये जो सवाल है ना, यह दिखाता है कि अब बिहार की जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है कि ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए जो सिर्फ कहती है, कोई काम नहीं करती है। चलिए, आखिर में छोटे छोटे सवाल 2-3 कर लेता हूँ। एनडीए ने मान लिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, आगे भी रहेंगे चुनाव जीतने के बाद, वो जनता के हाथों में है। आपके यहाँ इतना कन्फ्यूजन क्यों है? आरजेडी तो खुले तौर पे कहती है कि नहीं, तेजस्वी यादव है। कांग्रेस का साथ इसमें आपको क्यों नहीं मिल रहा है? अभी तक राहुल गांधी 4 बार इस साल बिहार जा चुके हैं, जून में भी खबरें हैं कि वो 1-2 दौरा करने वाले हैं। क्या तेजस्वी राहुल एक साथ मंच पर दिखेंगे? और कांग्रेस कब जाकर ऑफिशियली कहेगी कि नहीं, हमारे गठबंधन के उम्मीदवार जो हैं सीएम पद के, वो तेजस्वी यादव ही हैं, तेजस्वी यादव के ही चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? देखिए, गठबंधन में तो सब कुछ ठीक ठाक है, इसके कई बार साक्ष्य दिख चुके हैं, और यह भी पूरा बिहार और देश को मालूम है कि महागठबंधन के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं। अब इसमें नए बात का कोई जगह तो बनता नहीं है। इसलिए नहीं बनता है कि जो जितने भी दल का नाम लिए, कांग्रेस ही नहीं, लेफ्ट यूनिटी के 3 दल हैं, वो भी साथ में हैं, मुकेश जी साथ में हैं, ये सब लोग जब साथ में हैं और कोई भी सब दलीय दिखते क्यों नहीं है? नहीं, साथ अभी महागठबंधन की बैठक हुई है, 15 दिन पहले बैठक पटना में हुई है, एक साथ हुई है, सब लोग हैं। उसको चेयर किसने किया? उस तरीके से फोटो अब क्यों नहीं आता है? नहीं, देखिए, मतलब आप देखिए, एनडीए में पूरी तरीके से क्लियर है, यहाँ तक कह दिया है कि कोई वैकेंसी नहीं है सीएम पद के लिए। आप देखिए, फोटो की बात करेंगे तो फोटो में तो लोग चरण पकड़ते भी दिखते हैं। हम लोग उस तरह के फोटोग्राफी वाले नेतृत्व तो नहीं है। हम लोग जो काम करना चाहते हैं, जिन सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल, कोई उम्मीद भी कर सकता है कि किसी और दल का मुख्यमंत्री बन सकता है? ये सिर्फ भाजपा कह सकती है, ये सिर्फ जदयू के लोग कह सकते हैं। जदयू के लोग ये बताएं, नहीं कह रहे हैं, अखिलेश प्रसाद कह रहे हैं, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, कांग्रेस के पूर्व थे। नहीं, अखिलेश जी बहुत पुराने नेता हैं, बिहार के अध्यक्ष रह चुके हैं। नहीं, देखिए, ये कौन हटता है और कौन बनता है, वो तो उस पार्टी का अपना निजी मामला है। आरजेडी को उस पर कोई बात रखने का कोई अधिकार भी नहीं है और किसी को कहना भी नहीं चाहिए। उनको किसको रखना है, हो सकता है कि बदलने का समय हो, बदल दिया होगा, या हर दल के जो अध्यक्ष हैं वो बदले जाते हैं। भाजपा के भी बदले गए हैं, जदयू के भी बदले गए हैं, वो सवाल तो एक अलग है। लेकिन
महागठबंधन के नेता के रूप में, बिहार के सबसे लोकप्रिय चेहरा के रूप में, बिहार में सबसे चर्चित चेहरा के रूप में, बिहार के 2000 चुनाव के सबसे बड़े नेता के रूप में उभर कर तेजस्वी जी आ चुके हैं। अब उनको कोई कहे कि नाम क्यों नहीं लड़ रहा है, कांग्रेस क्यों नहीं नाम ले रहा है, कोई और क्यों नहीं नाम ले रहा है, वो तो सर्वविदित है, सब दिख रहा है, कांग्रेस को भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि वही नेता हैं और सदन के अंदर और सदन के बाहर भी वही नेता हैं, सबसे बड़े दल के नेता हैं। तो इसमें कहने की क्या ज़रूरत है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं दो बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, तो अब इसमें कोई और कारण क्यों हो सकता है। कारण हो सकता है वहाँ पे नीतीश कुमार के बेटा को सामने आकर बोलना पड़ा कि अमित अंकल से हम बात करेंगे। उनके आसपास में जो लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया पिछले 17 साल में, उन लोगों में तो कभी मांग नहीं किया इस बात को। मांग किसने किया। अब जब भागलपुर वाले में मुख्यमंत्री ने लाडला चीफ मिनिस्टर बोला, अगला चीफ मिनिस्टर नहीं बोला, लाडला चीफ मिनिस्टर बोला, तब तो किसी ने सवाल नहीं किया, बेटा को आना पड़ा उसमें, बेटा को उन्होंने आगे किया। तो ये सब सवाल बन सकते हैं कि बिहार क्या महाराष्ट्र के नक्शे कदम पे जाएगा। हालांकि वैसा अवसर आएगा नहीं, अगली सरकार बनेगी नहीं तो महाराष्ट्र भी होने का सवाल नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार पिछले चुनाव में बोला था कि ये हमारा अंतिम चुनाव है, हमको लगता है वही सच होता हुआ दिख रहा है। सीट बंटवारा हो चुका है, फाइनल कुछ कागज़ पे बातचीत चल रही है। देखिए क्या 70 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं? नहीं, देखिए सीट बंटवारा कब और कैसे होगा वो हर दल का सर्वदलीय बैठक होता है, वो तय करेगा। और यही उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है कि सीट वही लड़ेंगे जो जीत पाएंगे। इसके अलावा उसमें अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अभी चुनाव में एनडीए आपका कॉम्पिटिटर है, एनडीए से सीधा आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 2 फैक्टर, जिसमें से एक फैक्टर आपको डैमेज कर चुका था 2020 में, ओवैसी, जिसको आप लोग बी टीम कहते हैं, और प्रशांत किशोर की पार्टी भी अब आ गई है जनसुराज। क्या कोई टेंशन है कि ये लोग आपको एक बार फिर से डैमेज कर सकते हैं, आपके वोट बैंक को ये लोग डैमेज कर सकते हैं? कोई आरजेडी में इनको रोकने के लिए कोई प्लान? क्योंकि सामने आया प्रशांत किशोर पांडे, आप लोग के ही ओर से कहा गया, उसके बाद बीजेपी की बी टीम को बताया गया, जब आपके आरजेडी के लोग जब उधर जा रहे थे, जगदा बाबू ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी करके बताया कि नहीं, उधर नहीं जाना है आप लोग को। तो कोई डैमेज कंट्रोल है आप लोग की ओर से? नहीं, देखिए चूँकि डैमेज हमारा हो नहीं रहा है इसलिए हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। वैसे ने डैमेज तो किया था नहीं, तो ओवैसी के सारे लोग तो वही थे जो हमारे भूतपूर्व सहयोगी थे, वो वापस आ गए अपने घर में। और ओवैसी को ये बताना चाहिए ना कि चुनाव जहाँ जिस प्रदेश के हैं उसमें एक सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ बाई इलेक्शन लड़ने के लिए आ जा रहे हैं। तो बिहार की जनता को पता चल जाता है, उसका जवाब दे देती है। इसलिए अब उस तरह का कोई गलती नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि चुनाव लड़ने के लिए किसी पर प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जिनका दूसरा नाम आपने लिया प्रशांत किशोर का, उनको भी चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार है, पूरा। हाँ ना, नहीं नो, वो इसलिए देखिए कोई जब आप संदर्भ होता है ना किसी बात का, जब आप बिहार में जाते हैं सरकार पे अटैक नहीं करते हैं, जो सरकार 17 साल से है उस पर अटैक नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि तेजस्वी जी के पढ़ाई लिखाई पे टिप्पणी करते हैं, तेजस्वी जी के परिवार पे टिप्पणी करते हैं, लालू जी के राजनीति पे टिप्पणी करते हैं। आपको अपना तुरंत का इतिहास भी नहीं मालूम है कि 2015 में आप कहाँ थे। उसी दल के सहायक के रूप में आपने काम किया, जनता दल यूनाइटेड में आपने उपाध्यक्ष का पद लिया, जिसके लिए नीतीश कुमार खुद बोल चुके हैं कि अमित शाह के कहने पे हमने रखा। वहाँ से आपको भगाया भी जा चुका, जिसने भगाया उसको आप फिर अपने पार्टी में लाए। तो ये सब चीज़ बिहार की जनता जानती है और वो इसलिए उनके लिए संकट है या उस तरह का काम वो नहीं कर सकते हैं कि उस काम के लायक नहीं है। राजनीतिक करने के लिए राजनीतिक होना आवश्यक है। वो मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसका कि कई जगह फेलियर, कई जगह सफलता दिखता है। सफलता के भी कुछ और कारण हो सकते हैं, लोगों ने भी सफलता लिया है। नहीं, सफलता के भी कुछ और कारण हो सकते हैं, असफलता के भी कारण हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ सफल हुए अगर सब आप ही का योगदान है तो जहाँ सफल हुआ वहाँ भी आप सब लीजिए, तब तो वहाँ पे तो कहते कि नहीं यहाँ पर निजी कारण है। तो सवाल ये है कि राजनीति में या चुनाव में कोई भी आ सकता है, लेकिन बिहार में खास बात क्या है कि कोई भी तीसरा दल आता है, ओवैसी आए, पीके आए, सब राजद को डैमेज कर रहा है। ऐसा नहीं है, डैमेज होगा तो सबको होगा। अगर उनमें सचमुच में कोई क्वालिटी होगी, उनके नीति और राजनीति में सचमुच दम होगा तो एक अलग से जनता तैयार करेंगे अपना। अगर चोरी करके जनता लेना है, हमारे रुष्ट कार्यकर्ता को लेकर या हमारे कार्यकर्ता को बहला फुसला के या पैसा देकर या किसी भी तरह से प्रभावित करके अपने पक्ष में कर रहे हैं, तो वो राजनीति नहीं है,
वो राजनीति अगर वो करना चाहते हैं तो नहीं हो सकता है, इसलिए कि उनकी जातीय जनगणना पे उनका कोई टेक नहीं है, आरक्षण पे उनका कोई टेक नहीं है, बिहार का विकास का मार्ग क्या होगा वो टेक नहीं है। आपने देखा कि जब ये अभ्यर्थियों के आंदोलन में गए तो वहाँ पर कंबल, हाँ बीपीएससी वाले में वहाँ पर कंबल का सच दिख गया, वहाँ पर आपका वैनिटी वन का सच दिख गया, वहाँ पर कौन आपके पीछे है उसका सच दिख गया। प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में राजनीति नहीं हो सकता। बिहार के राजनीति में लालू जी का अगर आप देखेंगे कि उद्भव और उत्थान कैसे हुआ तो आपको देखना पड़ेगा फुलवरिया गोपालगंज से चल के कैसे पटना में आए, चपरासी उनके भाई जो थे उनके घर में रह के पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कैसे बने, और वैसे व्यक्ति को जयप्रकाश नारायण ने कैसे चिन्हित किया और उनको संघर्ष वाहिनी का अध्यक्ष बनाया है। ये सब उनके संघर्ष का पात्र है, किसी ने दिया नहीं है। प्रशांत किशोर को पहला राजनीतिक अनुभव किसी ने दिया है, दान में मिला है या मेहमान के तौर पे मिला हो, जदयू ने दिया है। अब वो अपने बल पे कुछ करना चाह रहे हैं तो उनकी नीति केवल यही है कि किसी भी दल को गाली देकर या उसको कमज़ोर करके, और ख़ासकर जो विपक्ष पक्ष से लड़ने की तो आपको हिम्मत ही नहीं है। अगर आप वहाँ भी कह रहे हैं आंदोलन में कि तेजस्वी जी क्यों नहीं आ रहा है, तेजस्वी जी अपना राजनीति करते हैं, आपके साथ आकर क्यों बैठेंगे? आपका तो कोई ठिकाना नहीं है, कब भाजपा में चले जाएगा, कब जदयू में चले जाइएगा, किस पार्टी, हर पार्टी का आपने नमक खाया है, तो आप पर कौन भरोसा करेगा? बिहार की जनता पर क्यों भरोसा करेगी? आप 17-18 पार्टियों के साथ काम कर चुके हैं, आप कहते भी हैं कि जिनके साथ काम किए हैं वो नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं, तो उनके कंट्रोल में तो आप रहेंगे ना। आप बिहार के जनता के नेता थोड़े हैं, आप किसी के द्वारा प्रायोजित एक पॉइंटेड लीडर हो सकते हैं या टेकर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर भाजपा अगर भुनाएगी चुनाव में, आप कैसे उसको डील करेंगे? देखिए, कोई भी युद्ध में सेना का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सैनिक ताकत में, भारत के सैनिक ताकत में कोई सवाल नहीं है, सेना के शौर्य पे कोई सवाल नहीं है। आपने देखा भी होगा कि जो भी सैनिक आहत बिहार में आते हैं सबसे पहले जाने वालों में हमारे नेता होते हैं। रात को उन्होंने वीडियो भी जारी कर दिया था, रात को वीडियो भी जारी कर दिया था, और हमने कहा था कि वीडियो जारी में कहा था कि अगर आतंकियों को पकड़ने के लिए पूरा पाकिस्तान में घुसना पड़े तो आप घुसिए, लेकिन फ़ायदा उठाने के लिए अगर तिरंगा आप भारत में तिरंगा यात्रा करना चाहते हैं तो हम लोग तो कहते हैं कि हम तो तिरंगा यात्रा पाकिस्तान में निकालना चाहते हैं। अगर तिरंगा का लाज रखना है तो आप वो कीजिए ना, कि उसका दम दिखाइए। आप केवल राजनीतिक, और ये इसका दिख गया कि जिस दिन आपको सर्वदलीय बैठक में होना चाहिए आप वहाँ पर मंच पे बिहार चुनाव पर भाषण दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो फ़ायदा उठाना वो तो ज़रूर चाहेंगे। उन्होंने जब पहले पुलवामा का फ़ायदा उठाया, उसके पहले कारगिल का फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, तमाम तरह की कोशिश वो करेंगे। लेकिन हम तो आज भी वो कह रहे हैं, तो भाई आप जब युद्ध विराम हुआ उस पर भी कई सवाल उठे कि ये कहाँ अमेरिका से युद्ध विराम हो रहा है कि आपने किया है। ये भारत के अपने सैनिक ताकत पे, अपने अस्तित्व पे सवाल है। ये जो सवाल खड़े हुए उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। केंद्र सरकार के साथ पूरा देश का विपक्ष एक साथ था जब सिंदूर ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, ये आपको भी मालूम है, पूरा देश को मालूम है। इसलिए, और उसमें कुछ दो राय भी नहीं हो सकता है, सैनिक का शौर्य हो, विदेश नीति हो, इस पर दूसरा राय बन ही नहीं सकता है। अभी भी आपके सांसद तो विदेश प्रतिनिधिमंडल में गए ही हैं? हाँ, गए हैं, एक प्रतिनिधिमंडल में गए हैं, प्रेमचंद गुप्ता जी। बिल्कुल। अब आखिर में बस, क्योंकि 2020 में इसको लेकर खूब चर्चा थी कि जंगल राज जो बार बार जदयू और भाजपा कहते हैं, तो इसलिए तेजस्वी यादव ने लालू यादव का पोस्टर ही गायब कर दिया था, राबड़ी देवी का पोस्टर ही गायब कर दिया था, जो मोटा मोटी देखने को मिला। इस बार कुछ वैसा तो होने वाला नहीं है। देखिए, जहाँ तक पोस्टर की बात है, अलग अलग राजनीतिक विश्लेषकों ने किया, तो हम उस पर इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि बिहार की जनता को यह बताने की ज़रूरत नहीं है, जन जन के मन मन में लालू यादव है, किसी पोस्टर के मोहताज नहीं है। पोस्टर किस कारण से, कौन किसने लगाया, उसका अलग कारण हो सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 1997 से लेकर अभी तक, और 1977 से लेकर 97 तक विभिन्न रूप में जो उन्होंने योगदान किया है वो जनता के साथ करे हैं। वो जन नेता हैं, जन नायक हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है वो जनता के साथ खड़ी रही है और रहेगी, इसलिए सत्ता के लिए वह काम नहीं करती। आपने पिछले 30 साल का इतिहास देखिए, या तो लालू के पक्ष में, नहीं तो लालू के विपक्ष में। राजनीति की धुरी तो वही है, चाहे कोई भी जाए, कोई भी काज गई। ये लोग जो जंगल राज कहते हैं वो तो दंगा राज के नायक हैं। या तो आपको भी डराते हैं, मीडिया के लोग जब उनके खिलाफ बोलते हैं मीडिया को भी डराते हैं, विपक्ष के लोग बोलते हैं उनको भी आपने देखा, प्रोफेसर एक सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया, उसको FIR हो गया।
एक लोक गायिका गाना गा देती है, एफआईआर हो जाता है। तो दंगाई माहौल तो यह सरकार निर्मित करती है। हम लोग तो लोकनीति के आधार पे करते हैं, राजनीति करते हैं, और लोगों के विकास के लिए जहाँ भी खड़ा होना होता है वहाँ पे हम खड़ा रहते हैं। इसलिए बिहार का विकास संभव है तेजस्वी जी के नेतृत्व में। उन्होंने 17 महीने के कार्यकाल में यह करके दिखाया है। थके हुए मुख्यमंत्री को उग्र, जागरूक और नौजवान बनाकर उन्होंने काम कराया है। इस बार स्वयं उन्हें मौका मिलेगा तो नौजवानों को, जो कि सबसे नौजवान प्रदेश है बिहार, उसको बहुत भारी मौका मिलने जा रहा है और विकास की नई इबारत मिलेगी। बहुत बहुत बधाई सर आपको कि आपने एक तो कि समय दिया, और बधाई इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पार्टी है जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रही है वो बढ़े, और आखिरी फैसला तो जनता को लेना है। और बहुत बहुत बधाई सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।